आज के मुख्य समाचार। केसी नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर साधा निशाना। कबड्डी विश्व कप में चमकेगी हिमाचल की बेटियां। 20 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान। रूपलाल महाजन ने बढ़ाया मानवता का हाथ। टूटीकंडी के पास सुबह हुई जोरदार टक्कर। सड़क किनारे खड़ी कार पर गिरा पत्थर। सेब बगीचों की कटाई पर बोले जगत सिंह नेगी। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ली अंगदान की शपथ। हिमाचल आपदा राहत पर करण नंदा का बयान। होटलों में 20 से 25% तक छूट। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न संकट के बीच जनजातीय सलाहकार परिषद के पदाधिकारी केसर नेगी ने विपक्ष और विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर तीखा हमला बोला है। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हो रही है। नेगी ने कहा कि कुल्लू, मनाली, शिमला और मंडी जैसे कई क्षेत्रों में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। कई लोगों को अपना सब कुछ खोना पड़ा है, घर उजड़ गए हैं, सड़कें टूटी हुई है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जयराम ठाकुर इस आपदा को लेकर हमदर्दी बटोरने का कार्य कर रहे हैं। नेगी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विपक्ष को लगातार नुकसान गिनवाने के बजाय समाधान की राजनीति करनी चाहिए। नेगी ने कहा कि 2023 में जयराम ठाकुर को दिल्ली जाकर हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र से सहायता मांगनी चाहिए थी। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के बाद उत्पन्न हालात में सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। केसी नेगी के बयान ने विपक्ष पर संवेदनहीनता और मौके की राजनीति करने का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद का सदस्य के नाते आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि दुर्भाग्यवश हिमाचल प्रदेश ये छोटा सा पहाड़ी राज्य है। वर्ष 2023, 24 और लगातार 2025 ये 3 साल लगातार मानसून के दिनों में त्रासदी के दौर से गुजर रहा। आप सब जानते हैं कि 2023 के अंदर एक बहुत बड़ी आपदा इस प्रदेश को आई। कुल्लू मनाली का जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। हज़ारों जो मकान हैं वो ज़मींदोज़ हुआ, सड़कें बह गई, पुल बह गए और हज़ारों करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान इस छोटे से पहाड़ी राज्य को हुआ। बात यही नहीं थमी, 2024 के अंदर आप सब जानते हैं फिर एक बार इन्हीं मानसून के दिनों में आपदा आई और इस बार इस आपदा का, इस त्रासदी का केंद्र समेज रहा। वहाँ पे भी दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहाँ पे भी इस सरकार को, इस प्रदेश को सैकड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। दुर्भाग्यवश वर्तमान में आप सब जानते हैं इसी महीने मंडी का क्षेत्र और इस बार इस त्रासदी का केंद्र सराज विधानसभा क्षेत्र, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष वर्तमान के जयराम ठाकुर जी का विधानसभा क्षेत्र है। आप सब जानते हैं कि हाल के दिनों में माननीय राजस्व मंत्री हिमाचल सरकार आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी ने प्रेस के साथियों को संबोधित करते हुए एक टिप्पणी की थी और वो टिप्पणी उन्होंने ये कहा था, उस टिप्पणी में, उस वक्तव्य में उन्होंने कहा कि जब कील अपने पैर में चुभता है तो दर्द का एहसास होता है। और इस बात को हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा के लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से राजनीतिक मंशा से बनाया है। जयराम ठाकुर ने इस वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से अपनी जनता के बीच में पेश करके एक सिंपैथी लेने का प्रयास किया है, एक राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया है। आप सब साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ, माननीय राजस्व मंत्री द्वारा ये वक्तव्य किस संदर्भ में निकला था। आप सब जानते हैं 2023 के अंदर एक बहुत बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर आई। उस वक्त भी सैकड़ों जाने गई, हजारों करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान इस प्रदेश को हुआ। सड़कें बह गई, तबाह हो गया पूरा हमारा पर्यटन जो नगरी मनाली, वो आपका कुल्लू का क्षेत्र। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का विधानसभा लगता है। विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू व तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव लाते हैं और उस प्रस्ताव में क्या कहते हैं कि केंद्र से हम इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने के लिए इस एस्टीम्ड हाउस से एक रेजोल्यूशन पास करा के भेजते हैं और बियॉन्ड जो दलगत राजनीति हम इसको भेजें। लेकिन आप सब जानते हैं कि किस चतुराई के साथ जयराम ठाकुर और उनके तमाम विपक्ष के नेताओं ने उस सदन के उस सत्र से बाइकआउट किया
और इस पूरे मुद्दे से अपने आप को किनारा कर लिया। लेकिन 2024 में फिर एक बार समेज के अंदर ऐसी आपदा आई और उस आपदा में भी दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान देश को हुआ। एक बार फिर सदन के भीतर ये बात उठी कि क्यों नहीं एक विशेष आपदा पैकेज की बात केंद्र को भेजी जाए, विधानसभा के मार्फत यहाँ से एक रेजोल्यूशन भेजा जाए। लेकिन आपको हैरानी होगी और संवेदनशीलता की जो बात जयराम ठाकुर करते हैं, इन दोनों मामलों में भी प्रदेश की जो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी है, उसने संवेदन शून्यता यहाँ पे दिखाई और दोनों ही मामलों में विधानसभा से इन्होंने इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन नहीं किया, प्रदेश का समर्थन नहीं किया। इसी संदर्भ में माननीय राजस्व मंत्री ने कहा था, और ये वक्तव्य क्यों आया, क्योंकि जब स्वराज के अंदर वर्तमान की जो आपदा आई है, उस वक्त जब माननीय मुख्यमंत्री स्वराज पहुंचे, तब जयराम ठाकुर जी कहते कि चलिए मैं दिल्ली चलने को तैयार हूँ, स्वराज के लिए विशेष पैकेज की मांग करता हूँ। आप देखिए, चाहे वो कुल्लू का इलाका था या फिर समेज का इलाका था, इन तमाम इलाकों में और स्वराज में एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई फर्क नहीं होना चाहिए था। ये सभी इलाके हिमाचल प्रदेश के ही इलाके हैं। और लेकिन जब स्वराज की बात आएगी तो वो तमाम अपने राजनीतिक जो शर्तें थी उससे बियॉन्ड अगर अपने लोगों के लिए जब उन्होंने बात रखी, इसी संदर्भ में ये तंज कसा गया था। मैं समझता हूँ ये तंज बिल्कुल सटीक और सही वक्त पे माननीय राजस्व मंत्री ने जयराम ठाकुर पे कसा है, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो आज नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें समूचे हिमाचल को एक नज़र से देखने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून के चलते भारी बारिश और भूस्खलन का सिलसिला जारी है। राज्य भर में हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। सोमवार शाम तक प्रदेश में 192 सड़कें भूस्खलन के चलते बाधित रही, जबकि 65 बिजली ट्रांसफार्मर, 745 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई है। मंडी और कांगड़ा जिले आपदा की सबसे अधिक चपेट में है। आपदा प्रभावित मंडी जिले में हालात गंभीर है। लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते जिले में 13 दिनों बाद भी 157 सड़कें और 133 जल आपूर्ति योजनाएं ठप पड़ी है। वहीं मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे 4 मील के पास भूस्खलन के चलते एक बार फिर सड़क अवरुद्ध हो गई, जिससे कुल्लू और मनाली की ओर जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कांगड़ा में जल आपूर्ति योजनाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई है। कांगड़ा जिले के धर्मशाला, नूरपुर और देहरा उपमंडल में जल संकट गहराता जा रहा है। यहाँ 612 जल आपूर्ति योजनाएं बारिश और भूस्खलन के चलते प्रभावित है। 20 जून से शुरू हुई इस मानसून सीजन में अब तक 98 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 41 मौतें सड़क हादसों में हुई है, 178 लोग घायल हुए हैं और 34 अभी भी लापता है। राज्य में अब तक बादल फटने की 22, अचानक बाढ़ की 31 और भूस्खलन की 18 घटनाएं दर्ज की गई है। इससे 1227 मकान, दुकानें क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 788 गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचा है। इस आपदा में 954 पशुओं की मौत हो चुकी है और कुल नुकसान का आंकड़ा 770 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 15 से 20 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना बताई गई है। विशेष रूप से 15 और 18 और 19 जुलाई को कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि 16, 17 और 20 जुलाई को अधिकांश स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। 15 जुलाई के लिए कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि बाकी दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। प्रशासन द्वारा राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहे और अनावश्यक यात्रा से बचे। आपदा के समय जब समाज को सहानुभूति और सहायता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्म और संवेदना से प्रेरित होकर निस्वार्थ रूप से मदद के लिए आगे आते हैं। ऐसे ही एक प्रेरणा स्रोत बने हैं वरिष्ठ नागरिक एवं समाज सेवी रूपलाल महाजन, जिन्होंने घुमारवीं में अपनी मेहनत की कमाई से 1 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में भेंट की है। यह सहायता राशि उन्होंने तकनीकी शिक्षा एवं नगर ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्मानी को औपचारिक रूप से सौंपी। रूपलाल महाजन ने कहा कि यह योगदान किसी प्रचार या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में अपने प्रदेश वासियों के लिए उनके कर्तव्य बोध से प्रेरित है। उन्होंने आगे कहा कि प्राकृतिक आपदाएं किसी को भी किसी समय प्रभावित कर सकती है, इसलिए हर सक्षम व्यक्ति को अपने हिस्से की सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने गरीबी बड़ी नजदीकी से देखी है। इस अवसर पर उपस्थित मंत्री राजेश धर्मानी ने
रूपलाल महाजन के इस सराहनीय योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह कार्य न केवल मानवता का उदाहरण है बल्कि समाज को प्रेरणा देने वाला कदम भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है और इस तरह के सहयोग प्रशासनिक प्रयासों को और अधिक सशक्त बनाता है। सरकार की तरफ से आदरणीय श्री रूपलाल महाजन जी, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी उम्र लगभग 87 वर्ष है, मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं सरकार की तरफ से, जिन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में उन प्रभावितों को, जिनके घर बार उजड़ गए, जिनके परिजन कहीं पे चले गए, उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, और इन्होंने जो है 1 लाख रुपए देकर जो है अपनी नेक कमाई से जो है वो सीएम राहत कोष में दिया। और साथ में इन्होंने कहा कि मैं ऐसा चाहता हूं कि इससे बाकियों को भी प्रेरणा मिले कि वो भी मुख्यमंत्री राहत कोष में जो है योगदान दें। और एक वर्ड और इन्होंने कहा कि डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दिल्ली, है ना, वी शुड ट्राई टू कम आउट and try to help our fellow citizens, those who are suffering, those who have suffered। तो ये बहुत बड़ा संदेश इन्होंने जनता को दिया है, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस उम्र में भी ये चुस्त हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं, और सुबह से जो इनकी रूटीन अपने शॉप में आकर शाम को जो है शाम तक सेवाएं देने की है, भगवान इनकी तंदुरुस्ती बनाए रखें और ये पूरा शतक तक जो है यूं ही जो है वो अपनी सेवाएं समाज को देते रहे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग को पुनः पटरी पर लाने के लिए हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास निगम निजी होटल संचालक एकजुट हो गए हैं। बरसात के इस मौसम में सैलानियों को आकर्षित करने और पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारी छूटों का ऐलान किया गया है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC की ओर से मानसून डिस्काउंट पैकेज जारी किया गया है, जिसके तहत सैलानी 15 जुलाई से 12 सितंबर 2025 तक निगम के होटलों में 20 से 40% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। वहीं निजी होटल संचालकों ने और भी बड़ा कदम उठाते हुए 30 से 50% तक की छूट की घोषणा की है। कुछ होटलों ने तो अपने कमरों का किराया तक आधा कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सैलानियों को आकर्षित किया जा सके। निजी होटल व्यवसायियों का कहना है कि यह छूट अक्टूबर तक, खासकर दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन आने तक जारी रखी जाएगी। होटल कमरों की एडवांस बुकिंग में भी तेजी देखने को मिल रही है, जिससे होटल संचालकों को राहत की उम्मीद जगी है। फेडरेशन ऑफ हिमाचल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र चंद ठाकुर ने बताया कि राज्य के अधिकतर पर्यटन स्थल पर्यटकों की आवाजाही के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा, मानसून सीजन को लेकर विशेष तैयारी की गई है और पर्यटकों की सुविधा को प्राथमिकता भी दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। हमारे होटलों में ठहराव के लिए 20 से 40% तक की छूट दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सैलानी यहां आ सके और पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके। बरसात के मौसम में जहां आमतौर पर सैलानियों की संख्या में गिरावट देखी जाती है, वहीं इस बार होटल व्यवसायियों और सरकार की ओर से की गई छूट की घोषणाओं से पर्यटन उद्योग में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। राजधानी शिमला के टूटीकंडी क्षेत्र में आज सुबह एक तेज रफ्तार टक्कर से अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद दोनों ओर लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला, जिससे स्कूल और दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लोगों के अनुसार यह टक्कर सुबह कार्यालय समय से ठीक पहले हुई, जब सड़क पर यातायात का दबाव अधिक रहता है। घटना के कारण कई वाहन जाम में फंसे रहे और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचने में देरी हुई। सौभाग्य से हादसे में किसी को कोई चोटें नहीं आई है और दोनों पक्षों के लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के बयान लेकर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को हटवाया और ट्रैफिक को सामान्य करने का प्रयास किया। स्थानीय निवासी और दैनिक यात्रियों ने प्रशासन से अपील की है कि टूटीकंडी जैसे वेस्ट क्षेत्रों में ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम भी किए जाए ताकि इस तरह की घटनाओं से लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।
भारत में आयोजित होने जा रही महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के लिए भारतीय टीम के अंतिम कोचिंग कैंप में हिमाचल प्रदेश की 6 होनहार खिलाड़ियों का चयन हुआ है। यह कोचिंग कैंप आगामी विश्व कप से पहले भारतीय टीम के गठन के लिए निर्णायक माना जा रहा है और हिमाचल की इन बेटियों से भारतीय टीम में स्थान पाने की प्रबल उम्मीदें भी जताई जा रही है। इससे पहले यह टूर्नामेंट जुलाई में प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे 3 से 10 अगस्त 2025 तक हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और खिलाड़ियों की क्षमता को दिखाने का बड़ा अवसर होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण धर्मशाला की कबड्डी खिलाड़ी पूजा ठाकुर ने जानकारी दी है कि फाइनल कोचिंग कैंप में हिमाचल के जिन खिलाड़ियों का चयन हुआ है उनके नाम कुछ इस प्रकार से है: पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर, रितु नेगी, चंपा और भावना और साक्षी शर्मा के रूप में हुई है। इनमें से पुष्पा, ज्योति, चंपा और भावना वर्तमान में धर्मशाला स्थित साइंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण ले रही है। रितु नेगी रेलवे की ओर से खेलती है, जबकि साक्षी शर्मा हिमाचल प्रदेश से ही खेल रही है। इससे पहले इन खिलाड़ियों में से पुष्पा, ज्योति, भावना, साक्षी और रितु नेगी ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक भी जीता था। इनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए माना जा रहा है कि ये खिलाड़ी विश्व कप टीम का हिस्सा बन सकती है। हिमाचल की बेटियों ने एक बार फिर साबित किया है कि प्रतिभा, मेहनत और समर्पण से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। पूरे प्रदेश को अब इन खिलाड़ियों से कबड्डी विश्व कप में भारतीय टीम को गौरव दिलाने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और आपदाओं के कारण राज्य के सभी जिलों में भारी नुकसान हुआ है। विशेष रूप से मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जैसे जिलों में बागवानी, बिजली, पानी और सड़क व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा है। यह जानकारी बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज शिमला सचिवालय में दी। मंत्री ने बताया कि भारी बारिश से जल आपूर्ति योजनाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तक लगभग 600 से 700 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी थी, जो अब घटकर 153 तक आ चुकी है। यह इस बात का संकेत है कि सरकार और प्रशासन द्वारा मौके पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। साथ ही ऊपरी शिमला में वन भूमि पर अतिक्रमण कर लगाए गए सेब और अन्य फसलों के बगीचों को काटने की कार्यवाही पर सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले में सेब उत्पादक संघ के सवालों पर राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें कानूनी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि यह फैसला तो जनवरी में आ चुका था। साथ ही जगत सिंह नेगी ने बताया कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर कर कुछ समय तक पेड़ों की कटाई पर राहत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने यह अर्जी खारिज कर दी है। वन अधिकार कानून और अतिक्रमण के कानून अलग अलग है, ऐसे में सरकार की तरफ से कोई विरोधाभास नहीं है। जगत सिंह नेगी ने बताया कि यह कार्यवाही हाईकोर्ट के आदेश के तहत हो रही है और इसमें सरकार का कोई व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं है। फ्लैश फ्लड्स आने से जो है बहुत सारा इलाका जो है हमारा प्रभावित हुआ है, जिसमें विशेषकर मंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। साथ में जो है कुल्लू, कांगड़ा और चंबा तक भी इसका जो है असर पड़ा है। इसमें जहाँ लोगों के जाने चलेगी, इस बरसात में अगर आप देखेंगे तो कोई 61 के करीब जो है लोग जो है इस फ्लड्स के कारण, इस बादल फटने के कारण जान गंवा गए और रोड एक्सीडेंट्स में भी कोई 44 के करीब लोगों की जान गई। साथ में बहुत सारे सड़क संपर्क हमारे बाधित हुए, जो लगातार जिनके ऊपर काम भी चला है, बंद भी हो रहे हैं, खुल भी रहे हैं, परंतु उसके बावजूद अभी तक भी जो है 200 सड़कें प्रभावित है और उन पे लगातार युद्ध स्तर पर उनको बहाल करने का काम चला है। साथ में बिजली भी बाधित हुई कई इलाकों में और आज की डेट में जो है सबसे कम 67 जो है DTRs हमारे प्रभावित हैं, जबकि जो पिछले कल जो है ये संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा थी। और इसी तरह से पानी की जो स्कीमें थी, जो पेयजल योजनाएं हैं, वो भी जहां 600-700 के करीब पिछले कल तक थी, आज 153 तक पहुंच गई है। इसका मतलब काफ़ी जो है काम मौके पे जो है किया जा रहा है। और जहाँ तक जंगलों के कारण या जो कटान के कारण जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, ये जो है सब जगह पे हो रहा है। इसका कई जगह पे जो है इसका बहुत ज़्यादा असर भी पड़ा है।
नहीं, जो प्रश्न आपका है कि एफआरए का कानून अपनी जगह पे है। जो लोग पात्र हैं वो जो है इसमें तुरंत जो है अपना जो है दावा पेश कर सकते हैं। उसके लिए हमने जो है पूरा सभी डिस्ट्रिक्टों में जाकर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज़ होती है, सब डिवीज़न लेवल की जो कमेटीज़ होती है, जिसमें हमारे अधिकारी और कर्मचारी और जो वन समिति के हमारे जो इसमें नागरिक हैं, उन सबके साथ समय समय पर हमने जो है लगातार कार्यशालाओं का आयोजन करके इस कानून के बारे में जानकारी दी है और कई जगह से इसके में जो है काफ़ी अच्छा काम भी हो रहा है। तो एफआरए का जो कानून है वो अलग है। इस कानून के तहत जो भी पात्र व्यक्ति हैं अभी भी इसका दावा पेश करके मुफाद उठा सकते हैं। अब जहाँ तक सेब के बगीचों को हाईकोर्ट के फैसले के कारण कटाव हो रहा है, वो मुद्दा अलग है। उसमें जो हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, तुरंत जो राहत वहाँ से मिल सकती है। और इधर हाईकोर्ट में पिछले कल भी सरकार की तरफ से गुहार लगाई गई कि इन पेड़ों को जिन लोगों को बेदखल करने का आदेश हुआ है, जब तक ये फसल इसमें है तब तक इसको फिलहाल रोका जाए, परंतु हाईकोर्ट की तरफ से इसमें कोई भी रिलीफ हमें नहीं मिली है। तो लोगों को जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके द्वारा जाना चाहिए और अपने दावे एफआरए में पेश करना चाहिए। भाजपा के मीडिया सलाहकार करण नंदा ने शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजी जा रही आर्थिक सहायता को सही पहचान आइडेंटिफिकेशन के साथ भेजा जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह राशि वास्तव में आपदा प्रभावित लोगों के लिए ही इस्तेमाल हो रही हो। उन्होंने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सिर्फ एक दिन के लिए ही मंडी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और उसके बाद से मंडी में कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता की मौजूदगी नजर नहीं आई है। करण नंदा ने कहा कि आपदा के समय राजनीतिक दिखावे से हटकर जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए और केंद्र द्वारा भेजी जा रही सहायता को पारदर्शिता के साथ वितरित किया जाना चाहिए, ताकि पीड़ितों को वास्तविक राहत मिल सके। देखिए, वरिष्ठ विधायक हैं अवस्थी जी, उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए। अभी कुछ ही दिनों में लोकसभा का संसद का एक सेशन भी स्टार्ट हो रहा है और सभी सांसद जो है वो लगातार दिल्ली के संपर्क में भी है और दिल्ली भी पहुंच रहे हैं और निश्चित और पूर्ण रूप से केंद्र से जो उत्तम मदद मिलती है उसके ऊपर कार्य करेंगे। एक एक गांव में गए, एक एक कस्बे में गए, एक एक व्यक्ति से हालचाल पूछा, उनकी समस्याओं को जाना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने उनकी जितनी भी समस्याएं सुनी, उसके आधार पर एक राशन किट का निर्माण किया, बर्तन किट का निर्माण किया। 5000 से अधिक राशन किट, 1000 से अधिक बर्तन किट और अब 3000 से अधिक बर्तन किट जो है वो हमें पहुंच चुकी है। सभी सांसद जो है लगातार संपर्क में है। कल भी आपने देखा होगा केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर जी लगातार धर्मपुर, थुनाग और जितने भी आपके त्रासदी से ग्रस्त क्षेत्र है उनका दौरा भी किया। वहाँ पर स्कूल बैग से लेकर, राशन से लेकर, बर्तन से लेकर और सभी वर्दियों से लेकर कपड़े, सब कुछ उन्होंने बांटने का कार्य किया। उनके साथ डॉक्टर सिकंदर कुमार जी भी थे। सुरेश कश्यप जी ने भी जो है अपने क्षेत्र से अनेकों जो है वहाँ पे 1000 से अधिक कंबल और बर्तन किट जो है वो 300 के लगभग है वो भेजने का काम किया। कंगना रनौत जो है वहाँ पर मंडी में थे, उन्होंने भी वहाँ पर दौरा किया। हम अगर ब्यौरा देना शुरू करेंगे तो ये अंत हो जाएंगे, पर मुख्यमंत्री को छोड़कर इनके एक आदि मंत्री जो है वो एक दिन के लिए मंडी गए, उप मुख्यमंत्री एक दिन के लिए मंडी गए, बाकी मंडी में जो है कांग्रेस के नेता जो है वो दिख नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, ढूंढे भी दिख नहीं रहे हैं। इनको आपातकाल की सिचुएशन जो है, इमरजेंसी सिचुएशन जो होती है उसमें जनता के बीच होना चाहिए था, पर अभी भी जो है वो लगता है कि वो आपसी कार्यवाही करने के प्रस्ताव में। मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उसमें आपदा का बजट तो बाद में पास होता है, पर कुछ होटल बिकने पे आ जाते हैं, वो जरा दुखद बात है। ये चीज़ें तो बाद में भी हो सकती हैं। रही बात दिल्ली दौरे की, मुख्यमंत्री जी दिल्ली हैं, आप निर्मला सीतारमण से मिले हैं,
हम बार बार यही कह रहे हैं, केंद्र लगातार जो है वो हिमाचल प्रदेश की मदद कर रहा है, बिन पूछे कर रहा है, बिन मांगे कर रहा है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। हिसाब किताब अगर 2023 की त्रासदी से ले ले तो 3150 करोड़ जो है वो तब से एक बार मुफ्त आए हैं NDRF, SDRF और अनेकों विभिन्न हेड्स के अंतर्गत। अभी जो है वो 2006 करोड़ जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए आए थे। और मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ आपदा के लिए पैसा दीजिए, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, पर हम कह रहे हैं कि उसको एयर मार्क्ड करके दीजिए कि अगर घर बनने को पैसा है तो घर बने, रोड बनने को पैसा है तो रोड बने, और अगर कोई दफ्तर बनने के लिए पैसा है तो दफ्तर बने। अगर खुला पैसा केंद्र से आएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो मुख्यमंत्री जी और उनका कैबिनेट स्वयं इंट्रोस्पेक्शन करें, क्योंकि पूरब का जो पैसा आया है शायद वो ऐसा लगता है कि वो पेंशन और सैलरी में ना ख़त्म हो गया हो, वो किसी अन्य कार्यों में ना लग गया हो। जिसके क्षेत्र में त्रासदी होती है वो दर्द जानते हैं, तो अगर हम एयर मार्क्ड बोल रहे हैं तो उसे किसी से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राजधानी शिमला के रामनगर क्षेत्र में सोमवार रात एक हादसा उस समय हुआ जब सड़क किनारे पार्क की गई एक कार पर अचानक भारी पत्थर आ गिरा। गनीमत रही कि हादसे के समय कार में कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। यह घटना देर रात हुई जब क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही थी। स्थानीय लोगों के अनुसार कार रात के समय सड़क किनारे पार्क की गई थी और बारिश के कारण ढलान से एक बड़ा पत्थर अचानक नीचे गिर गया, जो सीधे कार की छत पर आकर गिरा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन और वाहन मालिक को सूचित किया। कार को मौके से हटाकर दूसरे स्थान पर सुरक्षित रूप से पार्क किया गया है। हालांकि कार को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं हुई है। शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है, जिससे भूस्खलन और चट्टानें गिरने की घटनाएं बढ़ रही है। रामनगर जैसे ढलानदार क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं अब आम होती जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाई जाए। मेरा नाम उपेश है, मैं वैसे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ, हाई कोर्ट में जॉब करता हूँ। शाम मैंने 6:30 बजे के बाद गाड़ी जो है यहाँ पे पार्क की थी, और सुबह मुझे जो है अभी ऑफिस से आने से पहले मतलब 5 मिनट पहले कॉल आया कि आपकी गाड़ी जो है ऐसे ऐसे पत्थर गिर गए हैं और आप आके देख लो। मुझे 9:15 बजे पता लगा, मुझे कॉल आई एक किसी सर की के आपकी गाड़ी जो है डैमेज हो गई है, पत्थर गिरे हैं गाड़ी पे। तो मैंने जो है अभी यहाँ और पत्थर भी आ रहे हैं ऊपर से, तो वो पत्थर ना आए तो मैंने गाड़ी थोड़ी सी पीछे ली है और इस पे से पत्थर हटा लिए हैं। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अंगदान को लेकर एक सराहनीय पहल करते हुए स्वयं अंगदान की शपथ ली। इस अवसर पर उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे इस महान कार्यों में आगे आए और अपने अंगों के दान के माध्यम से दूसरों को नया जीवन देने में मदद करें। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जब इंसान जीवित रहता है तो वह दूसरों की मदद करता है, तो मरने के बाद अपने शरीर के अंगों का दान करना और भी महान कार्य है। इससे कई लोगों को नया जीवन मिल सकता है। आगे उन्होंने कहा कि मरने के बाद यदि हमारा शरीर किसी जरूरतमंद के काम आ सके तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। अंगदान एक पवित्र और मानवता से भरा कदम है। मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि अब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी अंगदान के लिए पंजीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर भी इच्छुक लोग अंगदान के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अनिरुद्ध सिंह ने यह भी बताया कि वे मुख्यमंत्री से इस विषय में चर्चा करेंगे ताकि अंगदान के प्रति जागरूकता और प्रचार प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजन अगर चाहे तो अंगदान के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। मैं सबसे पहले बोलूँगा, अंगदान करने में कोई बेनिफिट नहीं सोचना चाहिए। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हमारे को क्या फ़ायदा है, परंतु जहाँ तक अंगदान की बात है, हमारे प्रोफेसर जो हैं हमारे प्रोफेसर जो है पुनीत महाजन जी, उन्होंने जो है शुरू करा था ये अंगदान का पूरे हिमाचल प्रदेश में, और अब गवर्नमेंट ने इसको अपनाया है। गवर्नमेंट लेवल पे ये हो रहा है। मैं सभी से आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, जीते जी तो हर व्यक्ति जो है किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ करता है, लेकिन आपका जीवन तभी सार्थक होता है आपके मरने के बाद जो है किसी को जीवन मिले, नया जीवन मिले। आप सोचिए, अगर आपकी परिवार में कोई ऐसा है जिसकी आंखों की रोशनी नहीं है और आपके बाद अगर आपकी आंखें उनके काम आ सकें, तो न केवल
उनको एक नया जीवन मिलेगा, अपितु पूरे परिवार को जो है पूरा जीवन मिलेगा और वो अपने आप सक्षम जो है होगा। और ये सोच होनी चाहिए, मरने के बाद शरीर केवल मात्र शमशान घाट में दाह संस्कार के लिए ही होता है और किसी काम के लिए नहीं होता है। और मैं समझता हूँ कि मरने के बाद भी किसी के अगर कोई काम आए तो यही सबसे बड़ा पुण्य भी है और धर्म भी है। मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि सबको रजिस्टर होना चाहिए। तो ऑनलाइन पोर्टल है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा या कुछ, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं, हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं, लोग आपके घर आके जो है वो फॉर्म भरा सकते हैं। और यहाँ भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी बात करूँगा कि यहाँ भी इमीडिएटली फैसिलिटी, एक टीम होनी चाहिए कि कहीं भी कोई अगर कोई किसी की मृत्यु होती है और उसने फॉर्म भरा है, अंगदान का फॉर्म भरा है, उन्होंने भरा है, उनके परिजन चाहते हैं, कई केस ऐसे भी हैं इंसान के जाने के बाद उनके परिजन ही चाहते हैं कि अंगदान किया जाए ताकि दूसरों को जीवन मिले। तो मैं लेकिन उसके लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बहुत बड़ा और एक ग्रीन कॉरिडोर चाहिए, उसकी स्थापना जो है यहाँ पे भी होनी चाहिए। नीचे दिल्ली आपने देखा है, बड़े शहरों में बैंगलोर है, दिल्ली है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हर जगह ग्रीन कॉरिडोर्स बने हुए हैं। उसके लिए डेडिकेटेड टीम्स इमीडिएटली तैयार है, टास्क फोर्स की तरह जैसे यहाँ पे है। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी एक व्यापक स्तर पे जो है इसका प्रचार भी होना चाहिए, प्रसार भी होना चाहिए और हमारी तैयारियाँ भी जो है इस प्रकार की होनी चाहिए।